मगर सही होगा, देर लगेगी मगर सही होगा, हम जो चाहेंगे वही होगा। आज हम जिस सब्जेक्ट की बात करने वाले हैं, अगर आपको उससे डर लगता है ना, तो डर खत्म हो जाएगा। डर खत्म हो जाए, ये मेरा वादा है। अगर नहीं खत्म कर पाया तो आप देखना क्या होगा। ठीक है, जो आप जो सजा देंगे वो मंजूर। बात करेंगे आज जो सबसे ज्यादा डराऊ सब्जेक्ट है मैथ के बाद, वो है इंग्लिश। इंग्लिश कौन लोग डरते हैं? यूपी बिहार वाले इससे बहुत डरते हैं। यूपी बिहार वाले इससे बहुत डरते हैं, और उस डर को खत्म करने का किसने जिम्मा लिया है? मैंने जिम्मा लिया है। तो मैं क्या करूंगा, उस डर को आज आपके थोड़ा सा कम करने की कोशिश करता हूं। ये आप मेरे साथ जुड़िए, फिर देखिए क्या इंग्लिश में कौन सी इंग्लिश हमें जो पढ़नी है, हमें जो पढ़नी है जनरल इंग्लिश पढ़नी है। कौन सी? जनरल इंग्लिश, यानी सामान्य अंग्रेजी। सामान्य अंग्रेजी, सामान्य अंग्रेजी, ठीक बात है। ये क्यों पढ़नी है? क्योंकि ये 5 नंबर का आ रहा है। 5 नंबर का आ रहा है किसमें? पेट में। पेट आप लोग जानते हैं अगर पढ़ रहे हैं तो। पेट में आ रहा है कितने नंबर का? 5 नंबर का। तो 5 नंबर का आएगा, और हम क्या पूरा पढ़ लें? बहुत सारा पढ़ लें अंग्रेजी। वैसे अंग्रेजी मुझे पढ़ाने के लिए चाहिए करीबन 3 महीना, तब आप जा करके एक अच्छी अंग्रेजी जान पाएंगे। लेकिन हमें चाहिए क्या? 5 नंबर चाहिए। तो क्या हमें 3 महीना पढ़ने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं। तो जो एग्जाम के अनुसार, यानी जो एग्जाम में ज्यादा पूछा जाता है, हम उसी पे बात कर रहे होंगे, और क्या अच्छे से अच्छा नंबर इस पे ले आएंगे। लेकिन आपके अंदर डर है, उस डर को, उस भ्रम को मुझे मिटाना है। आप देखिए कैसे उस भ्रम को मैं आपके दूर करता हूं। मैं कोई तांत्रिक नहीं हूं, लेकिन ये जरूर मैं कोशिश करूंगा क्या कि आज वो डर, वो भ्रम आपका खत्म हो जाए। अंग्रेजी की जन्म कुंडली, अंग्रेजी के जन्म कुंडली को देखेंगे। अंग्रेजी की जन्म कुंडली को देखेंगे। जन्म कुंडली यानी कि बर्थ चार्ट। क्या? बर्थ चार्ट। बर्थ चार्ट, जन्म कुंडली को और भी कुछ कह सकते हैं तो बिल्कुल कह सकते हैं, वो है होरोस्कोप। क्या? होरोस्कोप। होरोस्कोप कह सकते हैं। ठीक, तो जन्म कुंडली को बर्थ चार्ट कहते हैं और होरोस्कोप कहते हैं। जन्म कुंडली हमें किसकी देखनी है? अंग्रेजी की। क्योंकि हम क्या करेंगे, अगर इसकी जन्म कुंडली जान गए तो जब से पैदा हुआ है अब तक क्या सब कुछ जान लेंगे, है ना? सब कुछ जान लेंगे। तो फिर क्या, सामने वाले की कमजोरी पता हो जाएगी। अगर दुश्मन की कमजोरी पता हो गई तो आप क्या करेंगे, आप जीतने के कगार पे पहुंच जाएंगे और जीत भी जाएंगे। अगर जीतना है तो क्या करना है? दुश्मन की कमजोरी को पकड़िए, और कमजोरी को पकड़ने के बाद सर पकड़िए और गिरा दीजिए। फिर क्या, आप तो जीत ही जाएंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे क्या? सिलेबस को, है ना? सिलेबस को डिस्कस करेंगे। उसके बाद अंग्रेजी के जन्म कुंडली को डिस्कस करेंगे। सिलेबस क्यों जरूरी है? सिलेबस इसलिए जरूरी है कि हम सिलेबस से बहुत ज्यादा पढ़े ले रहे हैं। आना 5 नंबर का ही है, तो हम सिलेबस से ज्यादा पढ़ लेंगे तो क्या होगा, दूसरे सब्जेक्ट जो ज्यादा नंबर के आ रहे हैं उनमें कम समय दे पाएंगे, है ना? उनमें अगर कम समय दे पाएंगे तो क्या होगा, नंबर कम मिलेंगे, और हमें तो लाना है अच्छे नंबर। तो सिलेबस में क्या मेंशन है आप देखेंगे। सिलेबस में हमें पढ़ना है इंग्लिश ग्रामर। क्या? इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर, ठीक है। इंग्लिश ग्रामर में सबसे पहला जो टॉपिक उन्होंने मेंशन किया है वो है पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच, सबसे पहले पढ़ना क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्या होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच? आपने अगर थोड़ी बहुत पढ़ाई की है अंग्रेजी की तो आपको मालूम होगा कि नाउन, प्रोनाउन, ऐसे करते करते कहां तक? इंटरजेक्शन तक। कहां तक? इंटरजेक्शन तक। नाउन से लेकर इंटरजेक्शन तक सारा कुछ डिस्कस करेंगे। किसमें? इस वाले टॉपिक में, यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन से लेकर इंटरजेक्शन तक सारा कुछ पढ़ लीजिए। ठीक, दूसरा जो टॉपिक इन्होंने मेंशन किया है वो है एक्टिव और पैसिव। एक्टिव और पैसिव क्या होता है? एक्टिव पैसिव, जैसे इसका अगर एग्जांपल लें एक्टिव और पैसिव का अगर एग्जांपल लें, एक एग्जांपल लेते हैं, शायद आपको थोड़ा बहुत जानकारी हो। अगर हम बात करें एक्टिव की तो क्या करेंगे? जैसे एक एग्जांपल लेता हूं कि राम बहुत फेमस है, राम किल्ड रावणा। और पैसिव की बात करें, एक्टिव से पैसिव बनाना होगा तो क्या बनाएंगे? बताइए। एक्टिव से अगर पैसिव बनाना है तो क्या बनाएंगे? रावणा मतलब रावण, ठीक है। रावणा was killed by राम। क्या मैंने सही लिखा है? बोलिए, क्या मैंने सही लिखा है? बिल्कुल सही लिखा है। अगर आप थोड़ा सा अगर समझदार हैं तो आप समझ पा रहे होंगे, अगर थोड़ा सा आपने पढ़ाई की है तो। आप
देखो एक्टिव पैसिव समझने के लिए आपने एक बहुत जो है फेमस गाना सुना होगा कि दिल गलती कर बैठा है, इसी को उल्टा करके दिल गलती कर बैठा है दिल कर गलती, है ना। तो ये एक्टिव पैसिव का ही है, तो आप जो है वहां से रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। जब हम पढ़ रहे होंगे इस टॉपिक को तो विस्तार से देखेंगे, ठीक है, डीप में देखेंगे। लेकिन अभी हम सिर्फ इंट्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, तो थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं इनके बारे में और फिर बात करेंगे जब हम इनको पढ़ रहे होंगे डीप। इंग्लिश ग्रामर में जो नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ना है वो उन्होंने क्या मेंशन किया है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ क्या, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, ठीक। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस क्या होता है? किसी भी वाक्य को बिना अर्थ बदले दूसरे वाक्य में यानी दूसरे वाक्य के रूप में लिख देना, वही ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस कहलाता है। एक बार फिर से बोलता हूं, किसी वाक्य को दूसरे वाक्य के रूप में लिख देना और उसका मतलब ना चेंज हो तो वो क्या कहलाएगा? टॉस कहलाएगा, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस कहलाएगा, ठीक। जब इसको हम पढ़ रहे होंगे तो इसके बारे में डीप में जानेंगे। आप ये एक एग्जांपल लेकर के देख लेते हैं कि क्या होता है। जैसे he is too big to walk, he is too big to walk। इसको बिना, ये देखो एक सेंटेंस लिखा हुआ है, यानी एक वाक्य लिखा है ना। अगर ये वाक्य लिखा है जो इसका मतलब है बिना अर्थ बदले हम दूसरे सेंटेंस में इसको फ्रेम कर दें तो वो क्या होगा? ट्रांसफॉर्मेशन होगा। किसका होगा? सेंटेंस का ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा, है ना। सेंटेंस का ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा तो कैसे लिखेंगे बताइए आप? इसको लिख पाएंगे, ऐसे लिख पाएंगे कि ऐसे लिख पाएंगे, ही इज टू वीक टू वॉक को अगर बिना अर्थ बदले मैं लिखना चाहूं तो क्या लिखूंगा बताइए? ही इज सो वीक दैट he cannot walk। सेंटेंस बदल गया लेकिन अर्थ सेम टू सेम है। सेंटेंस बदल गया लेकिन अर्थ सेम टू सेम है। ऐसे सेंटेंस को क्या बोलेंगे? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, ठीक है। सेंटेंस का क्या हो रहा है? ट्रांसफॉर्मेशन होता है बिना अर्थ बदले, ठीक। पढ़ रहे होंगे तो डीप में देख रहे होंगे, ठीक। अब अगला जो टॉपिक हमें पढ़ना है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अगला इसी में जो हमें पढ़ना है वो है क्या है? डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक। क्या होता है? देखिए, अगर किसी की बातों को या किसी के वाक्यों यानी कि किसी के स्टेटमेंट को वैसा का वैसा ही हम बता दें किसी से तो क्या होगा? डायरेक्ट। यानी अगर कोई वक्ता है कुछ कह रहा है, उसकी बातों को किसी से बताना हो, किसी के सामने रखना हो तो ज्यों का त्यों अगर हम रखते हैं तो उसको क्या बोलेंगे? ज्यों का त्यों अगर रखते हैं तो क्या बोलेंगे? डायरेक्ट स्पीच, ठीक। अगर हम उसमें परिवर्तन कर दें यानी अपने अकॉर्डिंग उसी सारेंस को यानी कि उसी स्टेटमेंट को अपने अकॉर्डिंग या अपने शब्दों में उसे किसी से बताएं या किसी के सामने रखें तो क्या हो जाएगा? इनडायरेक्ट स्पीच हो जाएगा, ठीक। इनडायरेक्ट स्पीच हो जाएगा। इसमें जब हम पढ़ रहे होंगे तो हम डीप में देख रहे होंगे, ठीक। अभी हम क्या इंट्रोडक्शन ही देख रहे हैं, इंट्रोडक्शन देख रहे हैं। और क्या हमें पढ़ना है? फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें और जो एक टॉपिक है मेंशन है फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक। पिछले सारे अगर टॉपिक पढ़ लेंगे तो क्या फिल इन द ब्लैंक्स नहीं पढ़ पाएंगे? फिल इन द ब्लैंक्स अगर मैंने नाउन पढ़ लिया, प्रोनाउन, एडवर्ब, वही क्या है? उसी का यूज करके फिल इन द ब्लैंक्स पढ़ना होगा, ठीक है। नेक्स्ट जो है ग्रामर में ही कुछ ज्यादा ही गर्मी नहीं है आज। ग्रामर में क्या हमें क्या पढ़ना होगा? ग्रामेटिकल एरर। ग्रामर में क्या? एरर्स को पढ़ना होगा, ठीक है। एरर्स को पढ़ना होगा यानी कोई सेंटेंस दिया होगा उसे कई खंडों में डिवाइड कर रहे होंगे, ए को ऐसे, ए और बी ऐसी, तो इसमें से आपको चूज करना होगा कि कौन सा गलत है। कब जान पाएंगे? जब पिछला सारा टॉपिक अगर आपका क्लियर है तो ये आपका अपने आप सही हो जाएगा, ठीक। इंट्रोडक्शन देख रहे हैं तो इसमें ज्यादा अभी बात नहीं करेंगे, जो डीप में पढ़ेंगे एक टॉपिक तो बात कर रहे हैं, ठीक है।
अब जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पिछला अगर आप एग्जाम देखेंगे इसका पेट का, तो उसमें क्या था, अनसीन पैसेज बोलते हैं ना, अनसीन पैसेज, अनसीन पैसेज बोलो या कंप्रहेंशन, कंप्रहेंशन पैसेज बोलो, ठीक है, कंप्रहेंशन पैसेज बोलो या अनसीन पैसेज बोलो, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक पैराग्राफ दिया होता है, ठीक है, एक पैराग्राफ दिया होगा यहां से ऐसे 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 यहां तक, और उसको पढ़ना होगा, उसको पढ़ना होगा, फिर इसी पैराग्राफ पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन होंगे, उनका जवाब देना होगा, ठीक। एक पैराग्राफ होगा और उसको पढ़ना होगा, उसको पढ़ करके क्वेश्चन जो पूछे गए हैं उसका जवाब देना होगा। पिछली बार तो सिर्फ 5 नंबर में यही आ गया था, पिछली बार 5 नंबर में यही आ गया था, और कुछ जो है पीछे मैंने बताया वो पूछा ही नहीं गया था, यानी कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर बात करें तो क्या यही पार्ट है, कंप्रहेंशन। कंप्रहेंशन का अगर शाब्दिक अर्थ जाने तो क्या होता है, अगर शाब्दिक अर्थ जाने तो क्या होता है बताइए, शाब्दिक अर्थ अगर बात करें तो होता है बोध क्षमता, बोध क्षमता। बोध क्षमता का क्या मतलब है, बोध क्षमता का मतलब यह है कि किसी भाषा को आप कितना अच्छा जानते हैं, वो कैसे जान पाएंगे, कैसे बता पाएंगे, वो आपकी क्षमता यानी बौद्धिक क्षमता देखना चाहता है एग्जामिनर, तो क्या करेगा, कंप्रहेंशन पैसेज देगा, अनसीन पैसेज देगा, और आपकी क्षमता उस सब्जेक्ट यानी उस विषय पे, उस भाषा पे कितनी है वो चेक करेगा, ठीक है। तो पिछली बार ये 5 नंबर का आया था और इसमें जितना भी बताया गया कुछ भी नहीं पूछा गया, यानी सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो अनसीन पैसेज और कंप्रहेंशन पैसेज है, ठीक है, ठीक बात है, बोलिए समझ आया। अब जैसा कि मैंने वादा किया था कि अब बात करेंगे किसकी, जन्म कुंडली की, किसकी, अंग्रेजी की, अंग्रेजी की, इंग्लिश की जन्म कुंडली खोलते हैं, देखते हैं जो आपके अंदर डर है उसको कैसे भगाया जाए। जन्म कुंडली किसकी, इंग्लिश की जन्म कुंडली, कैसे पैदा हुआ अंग्रेजी वो देखिए, जैसे दो व्यक्ति हैं, ठीक है, दो व्यक्ति हैं यहाँ ए स्थान पे, और इसके थोड़ा सा दूर यानी आसपास ही कोई दूसरा व्यक्ति है, ठीक है, कोई दूसरा व्यक्ति है, तो क्या है, ये इशारे से बात कर लेंगे। अगर इनको बातचीत करना है, कन्वर्सेशन करना है, तो क्या इशारे से बात कर लेंगे, है ना, इशारे से बात कर लेंगे ना। तो जैसे मैं चाहता हूं कि आपको कि चलो, तो क्या करूंगा, आप समझ लेंगे अच्छा चलो की बात हो रही। फिर अगर मैं पूछना चाहता हूं कि क्या हाल है, तो मैं ऐसे करूंगा, है ना, आप समझ जाएंगे कि मैं पूछना चाहता हूं क्या हाल है या क्या, है ना, ऐसा। अगर इनके बीच में दूरी कम है, क्या है, इनके बीच में दूरी कम है, तो ये इशारे से बात कर लेंगे। लेकिन अगर यही दूरी इतना हो जाए कि इशारा इनके समझ से बाहर हो जाए, यानी मैंने ऐसे किया तो ये पता चल गया इनको कि ठीक है, ऐसे क्या, ठीक है। अगर इनकी दूरी ज्यादा हो गई, इनके बीच की दूरी ज्यादा हो गई, तो ये इशारा काम नहीं करेगा, तब हमें क्या जरूरत पड़ेगी, ध्वनि की जरूरत होगी, आवाज की जरूरत होगी, ठीक है। सारा इतिहास को बताता हूं अंग्रेजी, ध्वनि की जरूरत होगी, आवाज की जरूरत होगी, बोलिए होगी ना। अगर ध्वनि की जरूरत होती है और आवाज की जरूरत होती है, तो क्या, जब दूरी ज्यादा हो, यानी कुछ दूरी तक आपकी आवाज काम करेगी। अगर और दूरी बढ़ा दी जाए, यानी आप इलाहाबाद में हो और आपकी मम्मी हो लखनऊ में, तो आप कैसे बात करेंगे, क्या इशारे से बात करेंगे, बिल्कुल नहीं। अगर आप इलाहाबाद हैं और आपकी मम्मी लखनऊ है, तो क्या आप इशारे से बात करेंगे, इससे भी नहीं समझ आता है, तो क्या आप लखनऊ हैं और आप वाली दिल्ली में हैं, तो आप कैसे बात करेंगे, क्या इशारे से बात कर पाएंगे या ध्वनि से बात कर पाएंगे, आवाज से बात कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तब जरूरत आती है किसकी, सांकेतिक चिन्ह, जिसको हम क्या बोलते हैं, अक्षर बोलते हैं। तब जरूरत यहीं से निकल के आ गई क्या, कि जो ध्वनि है, जो आवाज है, उसको कैसा कोई सांकेतिक चिन्ह के रूप में दे दिया जाए, और उसी को क्या बोल दिए, इसी सांकेतिक चिन्ह को क्या बोल दिए, अक्षर बोल दिए, ठीक है, क्या बोल दिया, अक्षर बोल दिए। अब यहीं से क्रियाकलाप स्टार्ट होगा और धीरे धीरे आपका अंग्रेजी का डर खत्म होता जाएगा, जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ता जाए, ठीक है। तो वही सांकेतिक चिन्ह, क्या, अगर हम बात करें किसमें, हिंदी में क्या, हिंदी में आपने पढ़ा होगा या आप जानते होंगे, आ और बड़ा और कहां तक, यहां तक, कितने अक्षर हैं, आप कहेंगे 52 अक्षर हैं। तो जैसे हिंदी एक भाषा है, वैसे अंग्रेजी भी एक भाषा है, तो डरने की कोई जरूरत नहीं है, अंग्रेजी भी एक भाषा है, इसको भी जान लेंगे। अंग्रेजी भी अगर एक भाषा है तो क्या करें बोलिए, इसमें भी अक्षर होंगे, क्योंकि ये क्या है, अक्षर क्या है, एक प्रकार के संकेत हैं, है ना, एक प्रकार के संकेत है, ठीक है। तो
अंग्रेजी में भी संकेत होंगे तो क्या होंगे, इसमें आपके 52 ना होकर के 26 है, 52 ना होकर के क्या है 26 है, और 26 कौन से हैं आप जानते हैं, ए टू ए से लेकर के जेड तक है। ठीक, हिंदी में अगर बात करें, हिंदी में तो आप स्वर पढ़ा होगा आपने, अगर स्वर पढ़ा है तो क्या व्यंजन भी पढ़ा होगा, है ना, अगर स्वर पढ़ा है तो आपने व्यंजन भी पढ़ा होगा। स्वर क्या होते हैं, स्वर वो होते हैं जिनको क्या, वो स्वतंत्र होते हैं, उनको किसी दूसरे अक्षर की जरूरत नहीं होती है बोलने या लिखने में। ठीक, तो स्वर क्या होते हैं जिसे दूसरे अक्षरों की जरूरत ना हो, और व्यंजन क्या होते हैं, व्यंजन व्यंजन उनको दूसरे अक्षर की जरूरत पड़ती है, किसकी जरूरत पड़ेगी, तो स्वर की जरूरत पड़ेगी, तब जाकर के व्यंजन लिखा या बोला जा सकता है ना। ठीक, ऐसे ही इंग्लिश में भी स्वर और व्यंजन होते हैं, इनको वॉवेल और कॉन्सोनेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इनको वॉवेल और कॉन्सोनेंट बोलते हैं, स्वर को बोलते हैं वॉवेल्स, और कॉन्सोनेंट किसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं वॉवेल्स, और व्यंजन को बोलते हैं कॉन्सोनेंट। ठीक है, कॉन्सोनेंट्स। इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई हो तो थोड़ा सा आगे और चलें। मजा आ रहा है, बोलिए मजा आ रहा है। तो क्या अक्षर हमने जान लिया, अक्षर ठीक है, अक्षर को क्या और भी कुछ कह सकते हैं, अक्षरों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, अक्षरों के कई सारे अक्षर, जैसे हिंदी में अगर बात करें आ से लेकर ज्ञ तक, तो इनको क्या बोलते हैं, इनके समूह को वर्णमाला बोलते हैं। इनको एक जगह व्यवस्थित किया गया है, तो क्या बोल दिया है, वर्णमाला, है ना। वर्णमाला क्या है, जैसे हमने आ बोला, ई बोला, ये क्या है, ध्वनि है, और ध्वनि के सारे संकेत को एक जगह एक क्रम में लिखने को क्या बोलते हैं, वर्णमाला बोलते हैं। ठीक, इंग्लिश में बात कर रहे थे तो ए टू जेड, ए से लेके जेड 26 थे, है ना। अब हम बात करें अक्षर देख लिया ना आपने। अब अक्षर में ए से लेकर के बी होगा, सी होगा और जेड तक होगा, है ना, ऐसा जेड होगा। तो यही हम बात कर लेते हैं क्या, अक्षर से क्या बनता है, अक्षर से आपका बनता है शब्द, से क्या बनता है, शब्द क्या होता है, इसको अंग्रेजी में कहते हैं वर्ड। तो क्या होगा, वर्ड और वर्ड में अंतर है, वर्ड मतलब होता है दिस और वर्ड मतलब होता है शब्द। ठीक, क्या होता है शब्द, क्या होता है शब्द, बोलिए। शब्द होता है अक्षरों का समूह, किसका होता है, अक्षरों का या वर्णों का समूह, लेकिन कैसा समूह, यहां से लिख लीजिए सार्थक समूह मतलब जिसका कोई शब्द का मीनिंग हो। जैसे हम जोड़ते हैं, शब्द क्या है, अक्षरों का समूह है, लेकिन कैसा समूह, सार्थक समूह मतलब जिसका कोई मतलब हो। जैसे मैं जोड़ता हूं हिंदी में का जोड़ दिया और टा जोड़ दिया, इसका कोई मतलब बनता है नहीं। अगर मैं जोड़ूं, का जोड़ दूं, मां जोड़ दूं, ला जोड़ दूं, तो क्या कमल, इसका मतलब बनता है। यानी अक्षरों के समूह को शब्द कहते हैं, लेकिन उसका एक सार्थक मतलब भी होना चाहिए, यानी सेंस भी होना चाहिए, मीनिंग भी होना चाहिए। ठीक है, ऐसे ही अगर इंग्लिश में बात करें तो ए से लेकर के जेड तक के अगर मैं सी उठा लूं, ए से जेड के बीच का अगर मैं सी उठा लेता हूं, ए उठा लेता हूं, टी उठा लेता हूं, तो कैट बन गया। कैट का एक मतलब है क्या, बिल्ली, कैट का एक मतलब है बिल्ली। लेकिन अगर मैं यहीं ए उठा लूं, जेड उठा लूं और पी उठा लूं, तो क्या इसका कोई मतलब बनता है, कोई सेंस बनता है? जवाब आपका है बिल्कुल सेंस नहीं बनता है। अगर सेंस नहीं बनता है तो क्या ये शब्द नहीं है। तो यहां से आप क्या सीख सकते हैं यहां से आप सीख सकते हैं क्या, यहां से आप सीख सकते हैं कि वर्ड क्या है, वर्ड क्या है, वर्ड क्या है, सेट ऑफ अल्फाबेट्स, अल्फाबेट्स मतलब अक्षर, ठीक है। सेट ऑफ अल्फाबेट्स हैविंग सम मीनिंग और सेंस, ठीक है। सेट यानी कि ऐसा सेट होता है, ऐसा समूह होता है जो क्या एक सार्थक मतलब दे रहा हो। कौन, वर्ड। क्या आप वर्ड को समझ गए? अगर वर्ड को समझ गए हैं तो थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब समझेंगे क्या, सेंटेंस को समझेंगे, है ना। थोड़ा सा अगर अंग्रेजी आप समझ पाए हो तो बताइएगा जरूर कमेंट बॉक्स, ठीक है, कैसा लगा। अब हम बात करेंगे किसकी, सेंटेंस की। सेंटेंस मतलब वाक्य, ठीक। सेंटेंस मतलब क्या, वाक्य। सेंटेंस मतलब होता है वाक्य, है ना। सेंटेंस मतलब ये शब्दों का कैसा समूह है, शब्दों का समूह है। शब्द किसके समूह है, अक्षरों के। अल्फाबेट्स के समूह कौन है, शब्द है। और शब्दों का समूह कौन है,
सेंटेंस है यानी वाक्य है, शब्दों का समूह, शब्दों का समूह, शब्दों का समूह वाक्य कहलाता है। वाक्य, वाक्य कहलाता है। ये क्या है? सिंपल सी डिफिनेशन है इसकी, सेंटेंस। लेकिन क्या ये एग्जैक्ट डिफिनेशन है? जवाब है बिल्कुल नहीं। ये सिर्फ समझने के लिए ही मैं बता रहा हूं कि शब्दों का समूह वाक्य कहलाता है, यानी कि सेंटेंस कहलाता है। ठीक, तो कैसे सेंटेंस? तो क्या वाक्य हो गया? कई सारे शब्दों को जोड़ दूं तो क्या वाक्य हो गया? क्या सेंटेंस हो गया? बिल्कुल हाँ। उसी में कोई शब्द क्या होगा? कोई शब्द होगा आपका सब्जेक्ट होगा, जिसको आप कर्ता बोलते हैं। तो कर्ता यानी अगर मैं राम लिखता हूं तो क्या राम भी शब्द है? जो मैंने लिखा है उसको बता रहा हूं। ठीक, अगर मैं सब्जेक्ट लिखता हूं, सब्जेक्ट यानी राम लिख दिया, सब्जेक्ट भी होगा, सेंटेंस में सब्जेक्ट भी होगा, वर्ब भी होगा, वर्ब भी होगा, और ऑब्जेक्ट भी होगा, ऑब्जेक्ट भी होगा। ठीक, ऑब्जेक्ट भी होगा, एडवर्ब भी होगा, एडवर्ब भी होगा। ठीक है, ये सारी चीजें किसमें होंगी? सेंटेंस में होगी। तो ये सारी सब्जेक्ट बोल लें, क्रिया बोल लें, क्रिया बोल लें, तो क्या ये सभी क्या है? क्या शब्द हैं? इसीलिए मैंने लिखा है कि शब्दों के समूह या शब्दों का समूह, शब्दों के समूह को क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई? अगर आ गई हो तो ये तो क्या था? ये क्या था? हमने देख लिया इसके जन्म से लेकर के और अभी तक जो चल रहा है, वो जो हम बोल रहे हैं क्या वो स्टेटमेंट है या वाक्य है? ठीक है, स्टेटमेंट है या फिर वाक्य है। ठीक, अब एक इंटरेस्टिंग चीज जो मैं आपको बताऊंगा, आप या शायद जानते हो या ना जानते हो, आज जान लेंगे। ठीक, देखो क्या अंग्रेजी आपने लिखी है? जब हम बचपन में इंग्लिश स्टार्ट करते हैं तो कुछ ऐसे चार लाइनों वाली कॉपी में स्टार्ट करते हैं, जिसमें एक पेज रहता है, कई सारे पेज रहते हैं, जिसमें ऐसे 4 लाइनें बनी रहती हैं। ठीक, कुछ ऐसे लिखते हैं। जब हम कैपिटल लेटर की बात करें तो क्या हम ऐसे लिखते हैं ए को? अगर हम स्मॉल लेटर की बात करें तो क्या ऐसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं। ऐसे ही ए से लेके जेड को लिख रहे होंगे, आप जानते भी होंगे भली बात। अगर मैं बोलूं जेड को लिखने के लिए तो ऐसे लिखेंगे, वाई को लिखने के लिए तो क्या ऐसे लिखेंगे। ये क्या है? स्मॉल लेटर है, ये क्या है? कैपिटल लेटर। ठीक है, अब इन लाइनों की कुछ खूबसूरती को भी देख लिया जाए, यानी इनकी प्रॉपर्टी को भी देख लिया जाए। जो सबसे ऊपर वाली लाइन है, उसको क्या बोलेंगे? टॉप लाइन। टॉप बोलो या हेड, टॉप लाइन। ठीक, टॉप लाइन इसका नाम क्यों पड़ा? देखिए ये लिखा है और इसके सबसे ऊपर के टॉप को टच करता है, इसलिए इसका नाम है टॉप लाइन। ठीक, ये वाला जो है इसको कहते हैं वेस्ट लाइन। ठीक है, वेस्ट मतलब होता है कमर। ठीक है, तो इसके कमर से यानी इसके कमर से ये रेखा पास हो रही है, इसलिए उसका क्या नाम है? वेस्ट लाइन। ठीक, अब बात करें किसकी? ये वाली लाइन, इसको बोलते हैं बेस लाइन, है ना? क्या बोलते हैं? बेस लाइन। बेस लाइन क्यों बोलेंगे? देखिए इस कैपिटल का बेस यानी जहां आधार होता है उसी को बेस कहते हैं। अगर आपका घर है तो क्या एक फाउंडेशन होगा, नींव होगा, उसी को क्या बोलेंगे? बेस बोलेंगे, बेस। ठीक है, बेस बोलेंगे। तो यहां आप देखिए क्या इसका बेस यही है, इसी लाइन को टच कर रहा है, इसलिए इस लाइन का क्या नाम है? बेस लाइन। ठीक, आधार रेखा, आप हिंदी में बोले तो आधार रेखा। ठीक, और जो सबसे नीचे है उसको बोलते हैं टेल लाइन। ठीक, टेल लाइन क्यों? क्योंकि देखिए वाई की अगर पूंछ की बात करें तो क्या इससे टच हो रही है, इसलिए इसका नाम है टेल लाइन। ठीक, टेल लाइन। क्या इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, ठीक बात है। इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई हो तो ये बताइए कि आप इंग्लिश को कैसा पढ़ना चाहेंगे? धीरे धीरे यानी कि 1-2 टॉपिक का एक लेक्चर हो, या फिर आप एक मैराथन के रूप में पढ़ना चाहेंगे कि 4 घंटे या 5 घंटे का लगातार आपको लेक्चर मिले, जिसमें आप पूरी इंग्लिश को एक बार में ही रिवाइज कर पाए। जैसा भी आपको पढ़ना है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए हमको कि आपको कैसा पढ़ना है। ठीक है, उस तरीके से हम क्या सिलेबस को डिजाइन कर देंगे और आपको क्या है पढ़ करके ज्यादा से ज्यादा नंबर लाना है। आप अपना नाम करेंगे अच्छे नंबर ला करके तो हमारा नाम होगा अपने आप, है ना? तो आप अपना भी नाम करिए और हमारा साथ में नाम होता जाएगा। ठीक है, मिलेंगे अगले लेक्चर में। और एक चीज मैं बता दूं, अगर आप मैराथन के रूप में पढ़ना चाहते हैं तो मैं इसको इंग्लिश को अगले लेक्चर जो आएगा आपको 15 तारीख के बाद मिलेगा। क्यों? क्योंकि मैं सोचता हूं कि मैथ को थोड़ा सा और आगे कर दिया जाए, और मैथ जो है सबसे ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है, और पिछला अगर आप देखेंगे पेट वाला तो उसमें सबसे ज्यादा मैथ ही पूछा गया है, करीबन 30 नंबर का। तो 100 नंबर में से 30 नंबर पाना ज्यादा जरूरी है कि 5-10 नंबर के जो सब्जेक्ट है उसको पढ़ना ज्यादा जरूरी है क्या? उसको या फिर उसको जो 30 नंबर का आएगा। ठीक है, समझ में आ गया ना? तो सब इसलिए मैं सोच रहा हूं कि जो मैथ वाला है वो कंटिन्यू आपके लेक्चर आते रहेंगे, और जो इंग्लिश है ये मैं थोड़ा 15 तारीख के बाद पढ़ाऊंगा, क्योंकि मुझे थोड़ा सा काम है ना? ठीक है, अब मिलेंगे फिर दूसरे लेक्चर में, तब तक के लिए